हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल सेल या जिन्हें हम बैटरी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। क्या कॉमर्शियल सेल है, बैटरी है क्या? आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम गैल्वेनिक सेल पे आपने किया। अगर हमारे पास 2-3 गैल्वेनिक सेल हैं तो उनको एक सीरीज में जोड़ दें, मिल गया कॉमर्शियल सेल, बैटरी बन गई। यानी बैटरी का मतलब कि अगर 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेल को हम एक सीरीज में जोड़ दें तो बैटरी मिल गई। हम लोग कह सकते हैं कि ए बैटरी, या कॉमर्शियल सेल की बात करें वही बात है, ए बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 or more galvanic cell connected in series। ये हो गया connected in series। A battery is an arrangement of 2 or more galvanic cell connected in a series। क्लियर? तो बैटरी आप समझ गए। तो बैटरी में कोई बड़ी बातें नहीं हैं, बैटरी बहुत ही सिंपल है। गैल्वेनिक सेल को हम सीरीज में जोड़ते हैं। अब ये कॉमर्शियल सेल के कुछ टाइप्स हैं। 2 तरीके के कॉमर्शियल सेल हैं, 2 प्रकार की बैटरी आपके पास है। तो टाइप्स लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल सेल। बैटरी कहो या कॉमर्शियल सेल को, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल सेल। याद रखिए बच्चों, ये 2 तरीके का होता है। ये सेल 2 तरीके के हैं और दोनों तुम्हारे घर पे हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दोनों चीजें घर में हैं, हम आपको समझाएंगे। नंबर 1 है प्राइमरी सेल और नंबर 2 है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए, सेकेंडरी के भी समझ लेना। देखिए, प्राइमरी सेल जैसे टॉर्च में या ट्रांजिस्टर में या घड़ी में जो सेल लगा है वो प्राइमरी है। वो प्राइमरी है। क्या तुम उसको चार्ज कर सकते हो? नहीं, चार्ज नहीं कर सकते। घड़ी में आपने सेल डाला, जब तक चली तब तक चली, इसके बाद उस सेल को निकाल के आपने फेंक दिया। जब डिस्चार्ज हो गया तो फेंक दिया, उसका कोई काम नहीं, वो कूड़ा है, फेंक दो और फेंकते हो। ऐसे टॉर्च में आप लोग सेल डाला, जब तक जली, जब सेल डिस्चार्ज हो गया फेंक दिया। तो प्राइमरी सेल ये नॉट चार्जेबल होते हैं, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया नॉट चार्जेबल। ये चार्जेबल नहीं है प्राइमरी सेल। यूज एंड थ्रो, यूज करके फेंको। दूसरा पॉइंट है कि जो इनका आउटपुट वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज ये करीब 1.35 से लेकर के 1.5 वोल्ट, बस इतना होता है, इतना वोल्टेज। ये आप पॉइंट याद रखिएगा।
ये कंपटीशन में आ जाता है कि प्राइमरी सेल का वोल्टेज कितना है, ये इतना वोल्टेज होता है। लेकिन एक बहुत खास पॉइंट इस प्राइमरी सेल का है। खास पॉइंट ये है कि जो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जब तक वो काम आएंगे, जब तक यूज होंगे, उनका वोल्टेज इतना आपको मिलता रहेगा। ये नहीं कि इनिशियल स्टेट में तो बहुत इतना मिला, फिर धीरे धीरे वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो बताइए, जो घड़ी आपकी है वो टाइम ही गलत देगी। पहले तेज चलेगी, फिर जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होता जाएगा सेल, तो उसकी रफ्तार कम होती जाएगी और पता चला आपको टाइम गलत मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि आप कहेंगे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जब तक वो रहेगा तब तक वो वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये खास पॉइंट। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, भाई रिडॉक्स तो होगी, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। तो ये भी लिख देता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये तो खैर सेकेंडरी सेल में भी होगी स्पॉन्टेनियस। और जब स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ती है, नेगेटिव होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये वन डायरेक्शन में होती है। इसीलिए एक बार सेल को यूज करने के बाद दोबारा तुम उसे चार्ज नहीं कर सकते हो, रिचार्ज नहीं कर सकते हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन की वजह से हम इसको रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बहुत ही गजब का है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम दे बिकम डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। चलता रहेगा, चलता रहेगा, एक कंडीशन आ जाएगी कि आपकी घड़ी बंद, टार्च का जलना बंद, रेडियो का बजना बंद, डिस्चार्ज हो गया। अब उस सेल को ठोकने पीटने से कुछ नहीं होगा। डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज, अब उसे फेंकने पड़ेगा तुम्हें। तो हम कहेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम they become dead and कैन नॉट बी यूज्ड, यहां लिख देता हूं, एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते आफ्टर सर्टेन टाइम दे बिकम डेड। इसके जो एग्जाम्पल होंगे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तुम्हारे सिलेबस में। एक लेक्लांसी सेल, जो लेक्लांसी सेल है वो ड्राई सेल होता है, ये आपको पता है। ये देखो दिखाता हूं, ये सेल है, देख लो ढंग से, ये ड्राई सेल है, इसी को लेक्लांसी सेल बोलते हैं। दूसरा सेल
जिसे हम बोलेंगे मरकरी सेल। मरकरी सेल, या इसी को हम बटन सेल भी बोल देते हैं। बटन सेल बिल्कुल बटन जैसी होता है, और वो घड़ियों में छोटी जो हैंड वॉच होती है घड़ी हाथ वाली, उसमें डाला जाता है। उसे मरकरी सेल या उसे बटन सेल बोलते हैं। तो ये दो सिलेबस में आपको है, इनको पढ़ना है। तो प्राइमरी सेल समझ गए, ये सारे पॉइंट प्राइमरी सेल के समझ गए। इसके कुछ पॉइंट डिफर होते हैं, जैसे मान लो ये आपका नॉट चार्जेबल है, ये रिचार्जेबल है। इसका आउटपुट वोल्टेज इतना होता है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो लोड पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर लगा है ना, वो जो बैटरी है वो यही तो है, सेकेंडरी सेल। उसको जो है लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं, लेड स्टोरेज सेल। तो उसमें क्या होता है, जब चार्ज हो जाती है तो इसके बाद लोड, जितने ज़्यादा पंखा और तुम ट्यूबलाइट और ये जलाओगे तो उसी हिसाब से वो खर्च होगी। ज़्यादा जलाओगे तो ज़्यादा खर्च हो जाएगी, कम जलाओगे तो कम खर्च होगी। तो वो तो लोड पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ लोड फोड कुछ नहीं, इतना है इतने मिलेगी जब तक चलेगा। ठीक है, तो वो अभी सेकेंडरी सेल की बात तो हम बात के करेंगे, पहले हम अपने प्राइमरी पे चलना हूँ। तो अब हमें बात करनी है लेक्लांसी सेल की, यानी ड्राई सेल की बात करनी है। इसके बारे में आप लोग पॉइंट समझिएगा। देखिए, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, या हम इसी को ड्राई सेल दे देता हूं। समझ गए, दिमाग में रखिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। बना देता हूं थोड़ा सा। अब इस हम सेल को लेकर के देख देख के बना रहा हूं, इसको देख देख के बना, इसके अंदर क्या है वो भी चीज़ समझाएंगे। इसको देख के बना रहा हूं, ये देखिए ऐसा है, और यहां पर एक टोपी लगी है। ये टोपी लगी ना, ये टोपी लगी है, कैप इसे बोलते हैं, कैप लगा है। अच्छा, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये कार्ड शीट चढ़ी हुई है। अगर इसको हम निकालें तो निकालने के बाद हमें जो है जिंक कंटेनर मिलेगा। जिंक, ये लेयर जिंक का पूरा बना हुआ है। तो ये आपका जिंक कंटेनर हम लिख सकते हैं, जेडन कंटेनर। और जिंक कंटेनर ये क्या है, ये एनोड का काम करता है। याद रखिए, एनोड है। ये पूरा इधर से कवर्ड, यहाँ पे पिच लगा है, ऊपर कैप लगा है, यहाँ पे नेक्ट होता है, ये ऐसे ओपन थोड़ा होता है। ये यहाँ पे आपको जो है जिंक दिखेगा, ये देखिए, ये जिंक का पोर्शन दिख रहा है। यहाँ कवर्ड नहीं, यहाँ कार सीट लगी है, नीचे नहीं लगी। ये आपका एनोड, मतलब इस तरीके से एनोड का काम ये करता है। प्लस एनोड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें इसके अंदर जो है एक ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है, ये ग्रेफाइट की रॉड। लेकिन इसको याद रखना, ये इसको टच नहीं करती है, ये ध्यान रखना। ग्रेफाइट की काले रंग, इसको तोड़ोगे तो तुम्हें निकलेगी, दिखेगी। ये जो ग्रेफाइट रॉड हो गई, ग्रेफाइट रॉड, और ये कैथोड का काम करती है। क्या होगा, ये कैथोड का काम करता है। यहां ये देखे दिख रहा है। इसके बाद इसके अंदर जो भरा होता है, ये चीज आपको समझना है। इसके अंदर जो भरा होता है वो पेस्ट होता है। किस चीज का, वो होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस MnO2 प्लस कार्बन। इतनी चीजों का इसके अंदर पेस्ट भरा होता है। इसको करोगे, तोड़ोगे तो इनका पेस्ट मिलेगा। बस इतनी चीजें आपको समझना है, और बाकी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और कौन इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके बाद इसकी रिडॉक्स रिएक्शन। इतना आपने समझ लिया तो पूरी बातें क्लियर हो गई, चाहे वो तुम्हारे बोर्ड की बात हो, कंपटीशन की, कहीं की बात हो।
बहुत कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करता हूँ इसके कुछ पॉइंट। नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये कि नॉट चार्जेबल है, ये पकड़ लेता हूँ, इससे तुम्हें और समझ में आएगा। नॉट चार्जेबल। नंबर 2, आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इसका 1.5 वोल्ट होता है, याद रखें 1.5 वोल्ट ये होता है। तीसरी बात इसमें, इट कंसिस्ट जिंक कंटेनर एज ए एनोड। वहां से देखते क्या लिख रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एज ए एनोड, ये भी बात समझ में आ गई। 4th पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट रॉड एज कैथोड। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ NH4Cl ZnCl2 MnO2 प्लस कार्बन एज इलेक्ट्रोलाइट, ये भी समझ में आ गई। यानी नॉट चार्जेबल, ये तो हमने आपको बता ही चुके। आउटपुट वोल्टेज हो गया ये। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दिखाई दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट रॉड दिखाई दे रहा है, कैथोड हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ दिस पेस्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ये भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस रिएक्शन नहीं दिखाई दे रही है। वही रिएक्शन ही तो मेन है। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी। जब हमने मान लीजिए कि यहां से एक तार ले लिया, यहां पे तार बांध दिया और एक तार यहां से, और तार से लगा के यहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लिया, तो जानते हो तुरंत ही जलने लगेगा, ये जलने लगेगा। जो ही तुम ये कनेक्शन करोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब फर्क करोगे, बहुत बड़ा नहीं, कितना बड़ा लगा दिया, छोटा सा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज उसमें नहीं है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, छोटा सा झालर वाला। अगर आप उसने इसको इसमें फिट कर दोगे तो ये क्या करेगा, जलने लगेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ काम होने लगा। क्या हुआ, वही रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन हुई जिसकी वजह से जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रिक बल्ब आपका जलने लगा। तो मेन रिएक्शन है। तो हम सेल रिएक्शन की बात करेंगे। सेल रिएक्शन एट एनोड पे गए हम लोग। अब एनोड में कौन है, जिंक कंटेनर। तो देखिए Zn हो गया, और ये Zn आपका सॉलिड है, वो तो पूरा बर्तन ही बना है जिंक का, सॉलिड है। और ये देखिए यहाँ पर Zn पे प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि एनोड पे होता क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एट एनोड पे ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन हो गया। और देखिए यहाँ पे 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से +2 हो गया, तो चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन जो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एट कैथोड की बात आ जाओ। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होता है, याद है। इसमें क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसमें कौन है, इसमें याद रखिए MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लिया है, MnO2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है Mn की। कैसे निकाला, MnO2 इसका मान लो निकाला x प्लस इसका -2 × 2 = 0, x = +4 आ गया, +4 आ गया। अब ये आपका चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी, इसमें
ऑक्सीडेशन नंबर इसमें घट जाएगी। तो घटने का मतलब यहाँ पे आ गया MnO और इसके बाद OH। ये चीज़ बस तुमको याद रखना है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रख लोगे तो पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ आएगी +3, देखिए घट गई। कैसे? देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है तो ये -2 हो गया, OH की -1 होती है तो -1 -2 -3 हो गया, इक्वल के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो गया। अब ये H कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो ठीक है, Mn तो ठीक है, लेकिन एक H आ गया। H कहाँ से आएगा? यहाँ देखिए इस अमोनियम क्लोराइड में को हम आयोनाइज्ड करके लिख देंगे ऐसे NH4+। एक H यहाँ का इसके पास आ गया, आने के बाद ये बन गया O2OOH और ये निकल जाएगा तुम्हारा किसमें? NH3 में। अब बताइए, इधर आ जाइए, इधर ये तो चार्ज है, यहां देखिए 1 प्लस चार्ज इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गई, चार्ज इसमें क्लियर हो गया। चार्ज क्या हो गया? क्लियर भाई। हाँ अब बताइए 1 प्लस है ना, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, +1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इधर न्यूट्रल उधर न्यूट्रल। अगर हम चाहें तो इसमें पूरे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम नेट रिएक्शन लिखाना चाहते हैं। तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या इधर बचेगा? इधर आपका आ जाएगा MnO2 +2 हो जाएंगे, +Zn हो गया, +2 आपके अमोनिया हो गए, जोड़ना तो आता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इधर आ गया Zn पे 2 प्लस हो गया, इधर जोड़ोगे तो ट्वाइस MnO और OH हो गया, +2 अमोनिया। ठीक, वो तो जोड़ लोगे। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपको दिख रही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन आई और इसी के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। यही जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगा, यानी ये रिएक्शन इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में होती है, ये रिडॉक्स। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कैथोड कौन एनोड कौन इलेक्ट्रोलाइट और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। जो जिंक कंटेनर बना है ना, ये एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका यहाँ पर MnO2 का होता है रिडक्शन, जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियस जो ही तार जोड़ोगे ना, कनेक्शन जोड़ोगे, फट से रिएक्शन चालू हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट। अब इसके बाद जलता रहेगा जलता रहेगा, इसके बाद ये जो आपका मटेरियल उसमें है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया तो डिस्चार्ज हो गया, सर बेकार हो गया, फेंक दो। लेकिन एक बात और यहाँ पे बड़ी गजब की है, देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस निकल रही है। अगर इसे अमोनिया नहीं खत्म करोगे तो बताइए सेल के अंदर अमोनिया गैस बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी और ये सेल तुम्हारा फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा और एक कंडीशन आ जाएगी कि ये बिल्कुल विस्फोट कर जाएगा। पता चला कि आपकी टार्च में लगा, टार्च विस्फोट कर गई। तो ये अमोनिया को खत्म करना पड़ेगा। अगर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया गैस है ना, तो गैस की वजह से इसका साइज बढ़ेगा, विस्फोट होगा, टूटेगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो अमोनिया गैस, इसे साफ कर देता हूं, जो अमोनिया गैस यहां पे प्रोड्यूस हुई है, इस अमोनिया गैस को हमें खत्म करना पड़ेगा। जो अमोनिया गैस है वो कैसे होगी? देखिए Zn+2 ये कहां से आ जाएगा? ये ZnCl2 से मिल जाएगा। ZnCl2 है ना, इससे मिल जाएगा। इसी में जो अमोनिया गैस मिली है ये इसके साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल गया, ये अमोनिया इसके साथ क्या ट्रैप्ड हो गई, इसी में जाके फंस गई और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। पेस्ट लाइक सब्सटेंस समझ लीजिए, गाढ़ा सब्सटेंस बन गया जैसे पेस्ट था। तो अमोनिया इसमें जब कॉम्प्लेक्स बना देगी तो इसके विस्फोट और फटने का कोई चांस नहीं है। कुल मिलाकर ये काम करता रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें सीखना है। इसका अगर हम आपसे कहें कि भाई यूज बता दीजिए, यूजेस क्या है, तो यूजेस में नंबर 1 इन ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर में यूज करो, इन क्लॉक घड़ी में आप लोग यूज कर लो, ड्राई सेल में दीवार वाली जो घड़ी होती है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लेक्लांसी सेल या इसी को ड्राई सेल बोलते हैं। इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल इसी में है जिसे हम बोलते हैं मरकरी सेल या बटन सेल। बटन सेल बिल्कुल बटन जैसा होता है, इसी को मरकरी सेल भी बोलते हैं। जरा देख लीजिए इसको, मरकरी सेल, मरकरी सेल या हम इसी को बटन सेल बोलेंगे। इसके भी कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1, ये भी नॉट चार्जेबल। नंबर 2, इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है, इतने वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक अमलगम, इसे जिंक अमलगम एज ए एनोड, इसे हम जिंक अमलगम बोलते हैं। Zn किसी मेटल को मरकरी के साथ मिला देते हैं तो उसी का अमलगम बन जाता। जिंक अमलगम एज ए एनोड का काम करता है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ HgO+C एज ए कैथोड। ये इस तरीके से कैथोड का काम करता है। और लास्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ KOH प्लस ZnO एज इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको यूज करेंगे। सेल रिएक्शन समझ लीजिए। एट एनोड पे आपका ये जिंक अमलगम जाएगा, वो तो जान गए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये जिंक अमलगम है, यहाँ पे ये बदल जाएगा इसमें ZnO में। देखिए यहाँ पे 0 है, इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 आएगी, इसकी +2 आई। अब +2 आई तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन आएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट KOH है, KOH से OH माइनस आ गया और ये बन जाएगा इसके साथ वाटर। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से माइनस चार्ज यहाँ पर है, 2 नेगेटिव, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगी। ये आपकी एनोड पे रिएक्शन हो गई। एट कैथोड पे किया तो यहाँ रिडक्शन होना है। रिडक्शन में क्या होगा? HgO प्लस OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर Hg लिक्विड के रूप में, प्लस यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा H2O यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर 2 OH माइनस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस रिएक्शन को जोड़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर का इधर। देखिए OH इधर भी है, OH इधर कैंसिल हो जाएगा। एक नेट रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। कौन सी? से हटा देता हूं। नेट रिएक्शन आपके पास Zn Hg प्लस HgO, पानी भी कैंसिल हो जाएगा, OH भी कैंसिल, दिस चेंज इनटू Hg लिक्विड मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको ZnO। ये तो बच्चों आपका
मरकरी सेल या जिसे हम बटन सेल बोला, ये बहुत ही कम वोल्टेज के सेल होते हैं और इन्हें वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ही कम करंट की ज़रूरत होती है, जैसे वॉच हो गई, हेयरिंग एड्स हो गया। मरकरी सेल के यूज करने की बात बता रहा हूँ कि बटन सेल हेयरिंग एड्स में आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ वॉचेस, जो घड़ियाँ होती हैं, घड़ियों में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत थोड़ी करंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से ये हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए दूसरी बात जो आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है, वो सेकेंडरी सेल है। अच्छा देख लीजिए सेकेंडरी सेल के बारे में, बहुत ही आसान है। सेकेंडरी सेल, इन्वर्टर पे अपने दिमाग को ले जाओ, इन्वर्टर को देख देख करके सारी कहानी लिख डालो। थोड़ी सी बातें हम आपको समझा दें। पहली बात तो बताओ इन्वर्टर क्या होता है? चार्जेबल होता है। इन्वर्टर पे ले जाओ, अपने मोबाइल वाली बैटरी पे चले जाओ, वहाँ दिमाग लगा लो। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि इट इज़ ए रिचार्जेबल है। मोबाइल की बैटरी रिचार्जेबल है, इन्वर्टर वाली बैटरी रिचार्जेबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये लोड पे डिपेंड करेगा। लोड पे आप जब ज़्यादा फैन चलाओगे, ज़्यादा लाइट जलाओगे तो इन्वर्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मोबाइल में आप नेट चला रहे हो, आप उसी में बैठे हो, रात दिन चला ही रहे हो, तो बैटरी तुम्हारी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर नेट नहीं चला रहे हो, केवल बातें कर रहे हो, तो बैटरी ज़्यादा चलेगी। तो लोड पे डिपेंड होती है। तो हम इसमें लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन लोड, यही लिख देता हूं, लोड पे डिपेंड है। ठीक, लोड, जितना लोड डालेंगे उस हिसाब से। सेकंड पॉइंट होगा जो इसकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। भाई फॉरवर्ड में हो रही है तो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। जब वो तुम्हारा डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो आप रिचार्ज करोगे, तो रिचार्ज करने में जब हम उसको करेंगे तो रिएक्शन वही पलट जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखोगे रिडॉक्स रिएक्शन कैरीड आउट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो सकती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होगी, वो तो सारी चीज़ें वही हैं। एग्जाम्पल का आपके जो सिलेबस में है वो लेड स्टोरेज सेल है, लेड स्टोरेज सेल। और एक दूसरा एग्जाम्पल इसका है जिसे हम बोलेंगे फ्यूल सेल, ये भी आपको पढ़ना है। ये दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, दो उसमें पढ़ने हैं, दो इसमें पढ़ने हैं। तो लेड स्टोरेज सेल का मतलब इन्वर्टर वाली बैटरी है, जो इन्वर्टर में बैटरी लगी है वो है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल जानते हो, बस में, ट्रक में, तुम्हारी स्कूटी में बैटरी लगी है ना, वो यही लेड स्टोरेज बैटरी होती है। यूज होती है, चार्ज होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है, दोनों काम होते रहते हैं। देखिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देते हैं। लेड स्टोरेज सेल, पहले तो बात यही हो गई कि इट इज ए रिचार्जेबल। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा लोड पे डिपेंड होती, वो सारी बातें नहीं करनी है। इसका एनोड और कैथोड की बात करना है और इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है। ये मैंने बना भी दिया है, लेड स्टोरेज सेल, वही इन्वर्टर वाली बैटरी बनी है।
प्लास्टिक की होती है और उसी के अंदर जो है H2SO4 भरा होता है। 38% H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है। और ये जो है लेड की प्लेटें पड़ी होती हैं। एक लेड की प्लेट होती है जो कि एनोड का काम करती है, और दूसरी जो है जो प्लेट होती है वो लेड की होती है, लेकिन उसके ऊपर PbO2 लेड डाइऑक्साइड की जो है उसमें कोटिंग कर दी जाती है। लेड ऑक्साइड की उस पर कोटिंग कर दी गई। तो हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड्स, वही क्षण लेड ग्रिड्स एज एनोड, एनोड के रूप में जो है लेड ग्रिड्स पड़ी हुई हैं। एनोड, ये आपका एनोड है। ठीक, अच्छा, तीसरा पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड्स और कोटेड विथ, ये है कोटेड विथ है PbO2 एज कैथोड हो गया। ये जो आपको रॉड दिख रही है ना, ये भी लेड की हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है एक परत लगा दी गई है PbO2 का, तो ये कैथोड का काम करने लगी है। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? H2SO4, इट इज ए फिल्ड विथ 38% H2SO4, 38% H2SO4 इसमें भरा होता है। बस ये 4 पॉइंट आपको रखना है याद। कौन कैथोड, कौन एनोड, कौन इलेक्ट्रोलाइट, एक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लो, सीख लो। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके लिए और आसान कर देता हूं कि ये जो Pb है ये आपका बदलता है PbS, एनोड लिख देता हूं यहाँ पे, एनोड। एनोड में Pb जो आपका होगा ये PbSO4 में बदलेगा। यहाँ पे कैथोड लिख देता हूँ, कैथोड में तुम्हारा ये PbO2 है, ये भी PbSO4 में बदलेगा। और बीच में क्या भर देते हैं? 38% H2SO4। अगर ये हम एक तरीके का बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखिए Pb एनोड पे PbSO4 बदलेगा, कैथोड में PbO2 PbSO4 बदलेगा, और उस सेल में भरा होगा कौन? 38% H2SO4। ठीक है, अब हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझा दें। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगी, सारे पॉइंट हटा देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन देखिए आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि एट एनोड पे तुम्हारा Pb है, ऑक्सीडेशन होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी लिख सकता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Pb तुम्हारा बदल जाएगा किसमें? PbSO4 में। ये देखें PbSO4। अब ये सल्फेट कहाँ से आएंगे? सल्फेट आएंगे H2SO4 से। बहुत बढ़िया, लो सल्फेट आ गए H2SO4 से। ये इसी में H आयन, और क्या होगा इसमें? सल्फेट आयन के रूप में होगा इसके अंदर। तो सल्फेट मिलकर ही बना दिया। अब देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा। अच्छा, एट कैथोड की बात करता हूँ। कैथोड में कौन है बताइए? PbO2। ये तुम्हारा बदलेगा किस में? PbSO4 में, ये भी बदलेगा। सल्फेट कहाँ से आएंगे? सल्फेट आएंगे यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया, सल्फेट आ गया, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन आपके बच गए। तो ये 2 ऑक्सीजन जानते हो क्या होगा? ऑक्सीजन, ये सल्फेट तो एडजस्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन जब निकलेंगे तो वाटर के रूप में निकलेंगे, क्योंकि H आयन इसके अंदर है ना, तो 4H आयन आप ले लो यहाँ से। तो 4H आयन का मतलब 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 H2O निकलेगा। अब बताइए 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अगर हम आपसे कहें कि आप इसकी रिडॉक्स रिएक्शन नेट लिख दीजिए, तो नेट आपको लिखना है तो बहुत बढ़िया,
देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या हुआ Pb प्लस PbO2 प्लस देखो ये सल्फेट और ये 4 H आयन, ट्वाइस H2SO4 बन जाएगा। देखो ना 2H एक ये H2SO4, 2H यहाँ से ये तो H2SO4 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा ट्वाइस PbSO4 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पानी के। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ये दोनों साइड में हो सकती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं ना इन्वर्टर से तो ये ऐसी रिएक्शन होती है और यहीं से जो निकलती है वो क्या साथ में निकलेगी, प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे फैन ट्यूब सब चलते हैं। हुआ क्लियर हुआ? अच्छा अब देखिए बहुत गजब की बात, इस रिएक्शन में देखिए आप लोग ये H2SO4 आपका खत्म होता जा रहा है। देखिए जब रिएक्शन हो रही H2SO4 खत्म होता जा रहा है, इस सेल के अंदर H2SO4 खत्म हो रहा है और ये बनता जा रहा है लेड सल्फेट। और एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे मान लो आपका इन्वर्टर की बैटरी फुल चार्ज है, लाइट चली गई, अब आप उसे यूज करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आप फैन चला करके बैठे हो आराम से पढ़ाई कर रहे हो, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है H2SO4 इस सेल से बैटरी से खत्म हो रहा है और इसके बदले में पानी बनता जा रहा है, बैटरी के अंदर पानी भरता जा रहा है और H2SO4 खत्म होता जा रहा है। एक और ये बनता जा रहा है, ये क्या होगा, ये इन प्लेटों के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, डिपॉजिटेड होता जाता है। और एक कंडीशन ये आ जाती है कि जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 ग्राम पर ml से इतनी हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है, तो ये सारे इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट से कवर्ड हो जाते हैं, ढक जाते हैं और जो होने वाली ये रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाती है और आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब क्या होगा, काम खत्म। अब क्या होगा, अब हमें उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। जब हम रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो रिचार्ज होने लगी, रिचार्ज होने में क्या होगा, यही रिएक्शन फिर पलट जाती है, ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ उधर पहुंच गई। तो देखिए लेड भी मिल गया, PbO2 भी मिल गया और H2SO4 उसमें फिर आ गया, फिर H2SO4 आ गया पूरा, फिर आपकी बैटरी फिर फुल चार्ज हो गई तो ये चीज़ें फिर जब लाइट चली गई तो फिर ये रिएक्शन होने लगी, क्योंकि ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। जब हम उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो ये होगी, जब देंगे तो यही रिएक्शन पलट जाती है। ये यहाँ पे इस तरीके से अब धीरे धीरे होता क्या है कि यहाँ पे कोरोजन्स लगने लगता है, मतलब ये डिपॉजिटेड होने लगता है और कभी कभी ऐसे डिपॉजिटेड हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से वो हटता नहीं, तो ये प्लेटें जो हैं ये कोरोजन से ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैटरी फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये है, इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ऑटोमोबाइल में, आपकी मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, बस में, ट्रक्स में, कार में, सब में बैटरी फिट होती है। यही लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी कहो या इसी को कॉमर्शियल सेल कह दो, वहाँ यूज होती है। घरों में, हाउस होल्ड पावर इन्वर्टर में इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यानी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसमें कैथोड, एनोड और रिडॉक्स रिएक्शन ये आपको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसी में और है, दूसरे सेल की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल, और इसी के साथ आपके कॉमर्शियल सेल फिनिश है। देखिए फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, ये फ्यूल सेल देखिए क्या है। फ्यूल सेल में याद रखिए जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस ये जो सेल कर दे, यानी केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल को हम लोग फ्यूल सेल बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बोलते हैं, या हम इसी को वैक्यूम सेल भी बोलते हैं, याद रखें। इस तरीके से वैक्यूम सेल भी बोलते हैं।
क्या होता है, देखिए ये एनर्जी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कराएं तो इसमें बहुत एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती कि रिएक्शन जो है आपकी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, विस्फोटक, खतरा है। तो अब इस एनर्जी को हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। फ्यूल सेल बहुत बढ़िया सेल है, प्राइमरी सेल से बहुत ही बढ़िया सेल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस सेल की थोड़ा कंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए। इसमें देखिए इस तरीके से ये निकल एनोड पड़े हुए हैं, पोरस निकल एनोड है, प्लेट आप कह दीजिए ये, ठीक। यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे, यहां से हम लोग ऑक्सीजन गैस को भेजेंगे, ठीक। O2 है, यहां पर KOH भरा हुआ है, यहां से वाटर निकलने के लिए स्पेस है। ये पोरस है, पोरस निकल प्लेट, यहां पे ये भरा हुआ है, ठीक है, ये चीज। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन जाएगा इधर, अगर ये रिएक्शन हम देखें आप, H2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू H2, तो देखिए 0 से +1 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर ये एनोड होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन 0 -2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका कैथोड हो गया। ये भी पता चल गया कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। प्लेटिनम की भी प्लेटें ले सकते हो, प्लेटिनम थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये थोड़ा सस्ता है निकल। तो ये हो गया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इसमें जाएगी, पहले इस चैम्बर में जाएगी और चैम्बर से फिर अंदर जाएगी, तो इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन। एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन गैस आई, उसमें गई और देखो KOH यहाँ पे टूट जाएगा तो आ जाएगा K+ और OH-, और यहीं पे OH- मिल गया, OH- इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। और मिलने के बाद यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ 2 ले लो, तो हाइड्रोजन हो गए 4, ये देखिए 4, वाटर मिल गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे निकलेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। ये रिएक्शन एनोड पे हो गया। एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑक्सीजन जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, +1 बढ़ गई ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से यहां पे ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाटर से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके यहाँ पे 2 OH- बनाएगा। तो 2 देखिए OH-, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लेंगे, रिएक्शन हो गई। ये आपका जो है रिडक्शन हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यहाँ आया H2 प्लस हाफ O2 और ये देखिए तुम्हारा 2OH कैंसिल, यहाँ से वाटर 1, यहाँ पे 2, तो इधर 1 मॉलिक्यूल वाटर। यहाँ पर जो आपको मिली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। ये आपका जो है फ्यूल सेल है। क्लियर हो गया? यानी कुल मिलाकर के ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ये फ्यूल सेल से मिल रही है। यानी H2 और O2 की रिएक्शन से जो एनर्जी यहाँ पे भी निकली थी उस एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ इसके एडवांटेज हैं। देखिए जैसे हम लोग प्राइमरी सेल तो हमारे लिए बेकार इसलिए हो गए कि थोड़ी देर के लिए आप यूज कर सकते हो, उसके बाद उन्हें फेंकना पड़ेगा। पावर प्लांट भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पावर प्लांट लगे हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ के लोगों से पूछो उनकी लाइफ किस तरीके से, बहुत पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं और स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं पोल्यूशन से। लेकिन याद रखिए ये जो सिस्टम है ना, ये पोल्यूशन फ्री है।
तो इसके कुछ एडवांटेज हम आपको समझा देते हैं। कुछ एडवांटेज, नंबर एक तो पहला तो एडवांटेज में पहला पॉइंट तो यही है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और हाई इफिशियंसी है। हाई इफिशियंसी मतलब हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी। तीसरी बात है कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूसली आप भेज सकते हो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। इसका यूज कहाँ हुआ? इसका यूज में याद रखिएगा कि इट वाज दिस सेल वाज यूज्ड, बहुत अच्छी जगह, यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया जाता, वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बनाने में। और दूसरा है जो यहाँ से देखिए वाटर ये निकलता है, ये बड़ा कीमती होता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो ड्रिंकिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं ना चंद्रमा में, वो लोग पीने के लिए यही पानी ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कॉमर्शियल सेल फिनिश हो गए। अब हम ओवरऑल आपको समझा दें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहली बात तो समझिए कॉमर्शियल सेल बैटरी होती क्या है। कई गैल्वेनिक सेल को एक सीरीज में जोड़ दूँ तो आपको बैटरी या कॉमर्शियल सेल मिल गए। दो तरीके के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था, बस एक पॉइंट याद रखो, प्राइमरी नॉट चार्जेबल थे, सेकेंडरी ये रिचार्जेबल होते हैं। प्राइमरी में कौन दो एग्जाम्पल थे, लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल। लेक्लांसी सेल घरों में जो यूज किया जाता है, टार्च में, ट्रांजिस्टर में, बड़ी वाली दीवार वाली घड़ियों में ये होता है। इसको देख देख करके आप सारे पॉइंट लिख डालो हैं। इसमें एनोड जिंक का, कैथोड ग्रेफाइट का, अंदर MnO2 ZnCl2 अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। ठीक है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन अच्छी तरीके से सीख लो। अमोनिया निकलती है, वो जो है ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये फट नहीं पाता है। ठीक है, इसका वोल्टेज याद रखो कितना, 1.5 वोल्टेज। मरकरी का, मरकरी सेल में जिसे हम बटन सेल बोलते हैं, छोटी छोटी जो घड़ियाँ होती हैं हम लोग हाथों में बांधते, जानते हो, वो उसमें यूज करते हैं हम लोग। और उसमें जो जिंक अमलगम था वो एनोड था, मरकरी ऑक्साइड कार्बन कैथोड था, KOH और ZnO वो एनो मतलब इलेक्ट्रोलाइट था। वहाँ की रिडॉक्स रिएक्शन तैयार कर लो, 1.35 वोल्ट होता है। उसको कहाँ यूज करते हैं, हेयरिंग एड्स जो कान के सुनने वाली मशीन होती है वहाँ यूज करते हैं। हाथ में जो घड़ी बांधते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो हो गया। सेकेंडरी सेल में रिचार्जेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेड स्टोरेज सेल, ये तो हम लोगों से बहुत रिलेटेड है। इसका यूज हम लोग घरों में इन्वर्टर में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में जितनी भी होती सब यही लगी होती। क्या होता है, लेड की प्लेट होती जो एनोड का काम करती है। दूसरा लेड की प्लेटें होती लेकिन PbO2 की उसके ऊपर कोट चढ़ी होती है, उसको कैथोड कहते हैं। 38% उसमें भरा होता है H2SO4। इसके बाद उसकी रिडॉक्स रिएक्शन सीख लो, लेकिन ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है क्योंकि रिचार्जेबल है। फ्यूल सेल क्या होता है, वो सेल होता है जिससे हम किसी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। और ये इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन या बैकॉन सेल। इसमें क्या होता है, ये ऑपरेटर्स होता है, हाइड्रोजन को भेजते हैं और ऑक्सीजन को भेजते हैं। यहाँ पर ये कैथोड एनोड बनते हैं, यहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर के रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। यहाँ जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया इस सिस्टम से।
ऐसे ओपन कराओगे तो एनर्जी निकलेगी, इस सिस्टम में कराओगे तो वही आपकी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज हो जाती है। इसमें जो पानी यहाँ जो बनता है, ये पानी जो है यूज कर लेते हैं जो स्पेस में चंद्रमा में जाते हैं एस्ट्रोनॉट, वो यूज करते हैं। और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल और एनर्जी को यूज करने में जो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ था। और इसके एडवांटेज बहुत हैं, ये पोल्यूशन फ्री है, हाई एफिशिएंसी है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इससे कर सकते हैं। अब पावर जो प्लांट होता है उसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। मैंने बताया कि वो पावर अगर मान लीजिए रेडियो एक्टिव है, न्यूक्लियर पावर है, तो वहाँ न्यूक्लियर पावर से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो कि वो जेनेटिक्स पे इफेक्ट डालती हैं, तो वहाँ भी पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अगर कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, जैसे हर बड़े बड़े शहरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल जो है प्लांट होता है, तो वहाँ से बहुत स्मोक निकलता है और भी बहुत सारे कार्बन के डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग की जो एरिया होती है वो बहुत ही पॉल्यूटेटेड होती है, वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से ये सब अच्छे नहीं हैं। फ्यूल सेल बहुत ही, लेकिन एक बात फ्यूल सेल के डिसएडवांटेज में आता है कि ये बड़ा खर्चीला है, खर्चीला बहुत है। खर्चीला में एक तो ये जो यहाँ पे आपने प्लेट डाली है इसमें कोरोजन्स लग जाता है, जो यहाँ प्लेटिनम या अदर जो हम प्लेट को यूज करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए बड़ा महंगा पड़ जाता है। बस ये एक डिसएडवांटेज है, वैसे बहुत बढ़िया है। तो क्लियर समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, कंप्लीट बना लीजिए इसके नोट, समझ करके देख करके जो हमने आपको पढ़ाया है। सारे बोर्ड के क्वेश्चन, कंपटीशन के सारे क्वेश्चन इसी में आपको मिलेंगे, कोई इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ना बहुत ज़्यादा अगला कोई विशेष टॉपिक है। अब इसके बाद अगला लेक्चर नंबर 12 में हम लोग आएंगे। एक लास्ट टॉपिक इसका और बचा है, मतलब जो है 3 मतलब उसको बोलते हैं कोरोजन्स, हम कोरोजन्स बताएंगे, ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद फिर हम एक इसी लेसन में एक अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो टॉपिक काफ़ी बड़ा है जो कि उसी से एंडिंग होगी इस लेसन की, वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।